नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की मशहूर, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हिंदी में। आज की कहानी है इच्छा, भाग्य और भय की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी हमारी मनोकामनाएं ही हमारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। 3 इच्छाएं, एक जादुई तावीज और एक अनजान दस्तक। कहानी का नाम है द मंकीज पॉ, लेखक W. जेकब्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी कहानी द मंकीज पॉ। बाहर की रात ठंडी और भीगी हुई थी। दूर से आती बारिश की आवाज सड़क पर फैले सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन लैबनम विला के छोटे से बैठक में पर्दे गिरे हुए थे और चिमनी में आग तेजी से जल रही थी। उसकी गर्मी और रोशनी ने कमरे को जैसे किसी और ही दुनिया में बदल दिया था। पिता और पुत्र शतरंज खेल रहे थे। पिता, जिनके खेल के विचार कुछ क्रांतिकारी थे, अपने राजा को ऐसे अनावश्यक खतरों में डाल रहे थे कि पास ही आग के पास बैठी सफेद बालों वाली उनकी पत्नी भी मुस्कुरा उठी, जो शांतिपूर्वक ऊन बुन रही थी। सुनो, कैसी हवा चल रही है, मिस्टर व्हाइट ने कहा। उन्होंने खेल में एक घातक गलती कर दी थी, जो बहुत देर बाद उनके समझ में आई थी, और अब वे चाहते थे कि उनका बेटा उसे न देखे। मैं सुन ही रहा हूं, बेटे ने कहा, शतरंज की बिसात को गंभीर नजरों से देखते हुए। चेक एंड मेट, पहले आप यहां ध्यान दीजिए। पिता का हाथ अब भी मोहरे पर था और वह बोले, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। यही तो परेशानी है इतनी दूर रहने की। ऐसी कीचड़ भरी सुनसान जगह पर रहना भी क्या रहना है। रास्ता पूरा दलदल बन गया है और सड़क तो मानो नदी की तरह बह रही है। पता नहीं अधिकारियों को क्या हो गया है। शायद इसलिए कि इस सड़क पर सिर्फ 2 ही घर है। उन्हें लगता है कि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पत्नी ने शांति से कहा, कोई बात नहीं प्रिय, शायद अगली बाजी आप जीत जाए। मिस्टर व्हाइट ने तीखी नजर उठाई। ठीक उसी वक्त उन्होंने पत्नी और बेटे के बीच एक मुस्कान का आदान प्रदान देखा। उनके होठों पर आती बात थम गई और उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी में हल्की सी हंसी छिपा ली। तभी बाहर से गेट जोर से बंद हुआ और भारी कदमों की आवाज दरवाजे के पास आकर थम गई। मिस्टर व्हाइट तुरंत उठे, मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। बाहर से उनकी आवाज आई, किसी नए मेहमान से सहानुभूति जता रहे थे। दरवाजे से भीतर आया एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसका चेहरा हल्की लालिमा लिए दमक रहा था और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। सार्जेंट मेजर मॉरिस, मिस्टर व्हाइट ने परिचय कराया। सार्जेंट मेजर ने उनसे हाथ मिलाया और आग के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेजबान ने तुरंत व्हिस्की का ग्लास पकड़ाया। तीसरा पेग खत्म होते होते सार्जेंट मेजर की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने बातें शुरू की। व्हाइट परिवार ध्यान से उस दूर देश से आए मेहमान को सुन रहे थे, जो अपनी चौड़ी कंधों को कुर्सी में समेटे अनोखे दृश्यों और वीरतापूर्ण घटनाओं की बातें कर रहा था। युद्धों की, महामारी की और अजनबी लोगों की। मिस्टर व्हाइट ने पत्नी और बेटे की ओर देखकर कहा, मॉरिस 21 साल पहले इंडिया गया था। तब बस एक दुबला पतला लड़का हुआ करता था। अब देखो इसे। मैं भी कभी भारत जाना चाहूंगा, बस जरा घूमने फिरने के लिए। जहां हो वहीं ठीक हो। मॉरिस ने सिर हिलाया, खाली ग्लास मेज पर रखा, गहरी सांस ली और फिर सिर झटक दिया, जैसे किसी पुरानी याद को मन से निकाल फेंकना चाहते हो। मैं तो उन पुराने मंदिरों, फकीरों और जादूगरों को देखना चाहूंगा। वैसे वो क्या कहानी थी जो तुम उस दिन सुनाने वाले थे? किसी बंदर के पंजे के बारे में? कुछ नहीं, बस यूं ही एक बात थी, बताने लायक खास कुछ नहीं। बंदर का पंजा? मिसेज व्हाइट ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद तुम इसे जादू कह सकते हो। तीनों श्रोता उत्सुकता से आगे झुक गए। मेहमान ने अनजाने में खाली गिलास होठों से लगाया, फिर झेप कर नीचे रख दिया। मेजबान मुस्कुराया और तुरंत उसमें फिर से विस्की भर दी। सार्जेंट मेजर ने जेब टटोलते हुए कहा, देखने में तो बस एक छोटा सा सूखा पंजा है, कुछ मम्मी जैसा। उन्होंने जेब से कुछ निकाला और आगे बढ़ाया। मिसेज व्हाइट ने घृणा से मुंह सिकोड़ा, पर उनका बेटा उत्सुक होकर
उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। इसमें खास बात क्या है? मिस्टर व्हाइट ने पूछा। पंजा बेटे से लेकर देखा और फिर मेज पर रख दिया। एक बूढ़े फकीर ने इस पर जादू कर दिया था। वह बहुत पवित्र व्यक्ति था। वह यह साबित करना चाहता था कि मनुष्य के जीवन पर उसका भाग्य ही शासन करता है और जो कोई भी भाग्य के साथ छेड़छाड़ करता है वह दुख पाता है। इसलिए उसने इस पंजे पर ऐसा जादू किया कि 3 अलग अलग आदमी इसमें से 3 इच्छाएं मांग सकते थे। उनकी बातों में कुछ ऐसा असर था कि सबकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। हर्बर्ट व्हाइट ने हंसते हुए पूछा। तो फिर आप ही क्यों नहीं मांग लेते 3 इच्छाएं? सिपाही ने उसकी ओर वैसी ही नजर से देखा जैसे कोई उम्रदराज इंसान किसी जिद्दी नौजवान को देखता है। मैं मांग चुका हूं, उसने धीरे से कहा और उसके चेहरे की रंगत एक पल में उड़ गई। तो क्या सच में तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हुई थीं? हाँ। और किसी और ने भी कुछ मांगा था? पहले आदमी ने अपनी 3 इच्छाएं मांगी थी। मुझे नहीं पता कि पहली 2 इच्छाएं क्या थीं, लेकिन उसकी तीसरी इच्छा मौत की थी। और उसके बाद ये पंजा मेरे पास आया। उसकी आवाज में ऐसा गांभीर्य था कि पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कुछ क्षण बाद बूढ़े मिस्टर व्हाइट ने कहा। मॉरिस, अगर तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी है तो अब इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं। फिर इसे संभाल कर क्यों रखते हो? उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा। बस यूं ही। अगर तुम्हें 3 और इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो क्या तुम मांगोगे? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। उसने पंजा उठाया, उसे अपनी उंगलियों के बीच कुछ पल तक देखा और फिर अचानक चूल्हे की आग में फेंक दिया। मिस्टर व्हाइट ने हल्की सी चीख के साथ झुककर उसे तुरंत बाहर निकाल लिया। इसे जला देना ही बेहतर होगा। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो इसे मुझे दे दो। नहीं दूंगा, मैंने उसे आग में फेंक दिया था। अगर तुम इसे रखोगे तो बाद में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अगर तुम समझदार हो तो इसे दोबारा आग में फेंक दो। मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया और अपने नए खजाने को ध्यान से देखने लगे। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसे अपने दाएं हाथ में उठाकर जोर से इच्छा बोलनी होती है, लेकिन मैं तुम्हें इसके परिणामों से सावधान करता हूं। अरे, बिल्कुल अरेबियन नाइट्स की कहानी जैसी लग रही है। मिसेज व्हाइट उठकर रात का खाना लगाने लगी और मुस्कुराते हुए कहा। क्यों न तुम मेरे लिए 4 हाथों की ही मांग कर लो। उनके पति ने मुस्कुराते हुए वो तावीज जेब से निकाली और तीनों हंस पड़े। लेकिन मॉरिस का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने झट से मिस्टर व्हाइट का हाथ पकड़ लिया। अगर मांगनी ही है तो कुछ अक्लमंदी भरी चीज मांगना। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए, तावीज को वापस जेब में रखा और कुर्सियां लगाकर अपने दोस्त को खाने के लिए बुलाया। खाने पीने की चहल पहल में बंदर का पंजा कुछ देर के लिए भुला दिया गया और फिर तीनों मन लगाकर भारत में सिपाही के रोमांचक किस्से सुनने लगे। देर रात उनके मेहमान के जाने के बाद हर्बर्ट मुस्कुराते हुए बोला। अगर उस बंदर के पंजे की कहानी उतनी ही सच्ची है जितनी उसकी बाकी बातें थी, तो हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या तुमने उस तावीज के बदले उसे कुछ पैसे दिए? हाँ, वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे दे दिए। और जाते जाते उसने फिर कहा, इसे फेंक दो जितनी जल्दी हो सके। हर्बर्ट ने तंज कसते हुए कहा। बहुत अच्छा किया, अब तो हम अमीर और मशहूर होने वाले हैं। पहली ही इच्छा में कुछ धमाकेदार मांग लो, जैसे किसी राज्य के सम्राट बन जाओ, तब मां भी आपको कुछ कह नहीं पाएंगी। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे, जेब से पंजा निकाला और उसे संदेह भरी नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता क्या मांगू, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। हर्बर्ट ने मुस्कुराते हुए पिता के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर बस घर का कर्ज उतर जाए तो आप पूरी तरह खुश हो जाएंगे, है ना? तो बस 200 पाउंड मांग लीजिए, वही काफी रहेगा। मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाकर हामी भरी और हल्की मुस्कान के साथ तावीज को हाथ में ले लिया। उनका बेटा चेहरा गंभीर बनाते हुए पियानो की ओर गया और कुछ धीमी धुन बजाने लगा। मैं 200 पाउंड की इच्छा करता हूं। उनके शब्दों के साथ ही पियानो से एक तेज झंकार गूंज उठी और अगले ही पल बूढ़े की तरफ से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी।
पत्नी और बेटा दौड़कर उनके पास पहुंचे। वो हिला। बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, जमीन पर पड़े उस पंजे की ओर घृणा और भय से देखते हुए। जब मैंने इच्छा की, वो मेरे हाथ में ऐसे मरोड़ खाने लगा जैसे कोई जिंदा सांप हो। हर्बर्ट ने मुस्कुराते हुए पंजा उठाया और उसे मेज पर रख दिया। अरे, लेकिन मुझे तो पैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शर्त लगाता हूं, शायद कभी दिखेंगे भी नहीं। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया और धीमे से बोले, कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन झटका जरूर लगा। तीनों फिर से आग के पास बैठ गए। बाहर हवा पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। ऊपर किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई तो मिस्टर वाइट थोड़ा चौंक गए। धीरे धीरे कमरे में एक अजीब, भारी और उदास चुप्पी फैल गई, जो तब तक बनी रही जब तक बूढ़ा दंपत्ति सोने के लिए नहीं उठ गया। मुझे तो लगता है सुबह जब आप उठेंगे तो बिस्तर के बीचों बीच एक बड़ा पैसे से भरा हुआ थैला मिलेगा। वो दोनों हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। अब हर्बर्ट अकेले अंधेरे में बैठा बुझती आग को टकटकी लगाए देख रहा था। धीरे धीरे उन धधकते अंगारों में उसे चेहरे दिखाई देने लगे, एक एक कर उभरते हुए, और आखिर में एक चेहरा जो भयानक था और बंदर जैसा दिख रहा था। वो भय और विस्मय से उस चेहरे को देखता रहा। चेहरा धीरे धीरे इतना स्पष्ट हो गया कि उसने एक असहज हंसी के साथ मेज पर रखा पानी का गिलास टटोलना चाहा ताकि उस पर छिड़क सके, लेकिन उसका हाथ जिस चीज से टकराया वो था बंदर का पंजा। वो सिहर उठा, जल्दी से हाथ अपने कोट पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। अगली सुबह की ठंडी धूप नाश्ते की मेज पर बिखर रही थी। हर्बर्ट ने अपने कल के डर पर हंसते हुए मजाक किया, जैसे वो सब कुछ बस एक सपना रहा हो। कमरे में अब वही सामान्य सुखद माहौल था जो पिछली रात कहीं खो गया था, और वो गंदा सूखा सा बंदर का पंजा साइड बोर्ड पर यूं ही पड़ा था, जैसे अब किसी को उस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। मुझे तो लगता है सारे पुराने सिपाही एक जैसे ही होते हैं। मिसेस वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा सोचो, हम भी कैसी बेकार बातें सुन रहे थे। आज के जमाने में भला इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, और अगर होती भी हों तो 200 पाउंड से भला आपको क्या फायदा हो सकता है। मिस्टर वाइट ने सोचते हुए कहा, मॉरिस का कहना था कि सब कुछ इतनी स्वाभाविक तरह से होता है कि चाहो तो उसे महज इत्तेफाक भी मान सकते हो। खैर, जब तक मैं लौट ना आऊं उस पैसे को खर्च मत कर देना। हर्बर्ट ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे डर है कहीं ये आपको इतना लालची न बना दे कि आप हमें पहचानने से भी इनकार कर दें। मां जोर से हंसी। वो बेटे को दरवाजे तक छोड़ने गई और तब तक देखती रही जब तक वो सड़क के मोड़ तक नहीं पहुंच गया। फिर मिस्टर वाइट से कहा, हर्बर्ट आज घर आएगा तो जरूर अपनी मजाकिया बातें फिर शुरू कर देगा। मिस्टर वाइट अपने लिए बियर डालते हुए बोले, मैं कसम खा सकता हूं, वो चीज मेरे हाथ में हिली थी। तुम्हें वहम हुआ होगा। मैं कह रहा हूं ना, वो वाकई हिली थी। बूढ़े ने जोर देकर कहा। कुछ समय बाद मिसेस वाइट ने खिड़की के बाहर देखा कि एक आदमी वहां खड़ा था, घर की ओर झांकता हुआ, जैसे अंदर आने की हिम्मत जुटा रहा हो। वो 3 बार गेट तक आया, हर बार ठहरकर फिर लौट गया। चौथी बार उसने गेट पर हाथ रखा, फिर अचानक निश्चय के साथ उसे खोला। मिसेस वाइट ने उस अजनबी को कमरे में बुलाया। वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। उसने चोरी छिपे कमरे के चारों ओर देखा और मिसेस वाइट की बातों को ध्यान से सुनता रहा, जो कमरे की अस्त व्यस्तता और अपने पति के पुराने कोट के लिए माफी मांग रही थी। वही कोट जो मिस्टर वाइट आमतौर पर बाग में काम करते समय पहनते थे। फिर वो महिला धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी, जितना किसी स्त्री से संभव था, कि अब वो अजनबी अपनी बात शुरू करेगा। लेकिन वो आदमी कुछ अजीब सी चुप्पी में डूबा रहा। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यहां आने के लिए कहा गया था। मैं मो एंड मैगिन्स की ओर से आया हूं। बूढ़ी महिला चौंक पड़ी और फिर घबराते हुए पूछा, क्या बात है? हर्बर्ट ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उनके पति ने बीच में कहा, अरे तुम जरा बैठो, ऐसे नतीजे पर मत पहुंचो। मुझे यकीन है
ये बुरी खबर लेकर नहीं आए हैं। मेहमान ने कहा, मुझे अफसोस है। क्या वो जख्मी है? मेहमान ने सिर झुका लिया। हां, बहुत बुरी तरह घायल हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब उसे दर्द नहीं है। हे भगवान, शुक्र है, उसे दर्द से तो छुटकारा मिला। वो अचानक रुक गई, क्योंकि अब उनके शब्दों का असली अर्थ उनके सामने खुल गया था। अजनबी का मुंह झुका हुआ था और उसी में उन्हें अपने डर की भयानक पुष्टि दिखी। उनकी सांस अटक गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ अपने पति के हाथ पर रखा। कुछ पल तक कमरा मृत जैसी चुप्पी में डूबा रहा। आखिरकार आगंतुक ने धीमे स्वर में कहा, हर्बर्ट मशीन में फंस गया था। मशीन में फंस गया था? मिस्टर व्हाइट ने दोहराया। वो खिड़की की ओर शून्य निगाहों से देख रहे थे। फिर धीरे से अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर वैसे ही दबाया, जैसे लगभग 40 साल पहले उनके प्रेम के शुरुआती दिनों में दबाया करते थे। हर्बर्ट हमारा इकलौता बेटा था। उन्होंने आगंतुक की ओर मुड़कर कहा। मेहमान ने हल्की सी खांसी की, फिर धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने बिना मुड़े कहा, कंपनी की ओर से मैं आपके इस भारी दुख के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझसे जो कहा गया है, मैं केवल वही करने आया हूं। मैं तो बस एक नौकर हूं, आदेशों का पालन कर रहा हूं। कोई उत्तर नहीं मिला। बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें फैल गई थी और सांस जैसे रुक सी गई थी। मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर वही भाव था जैसे उसके मित्र सार्जेंट मेजर मॉरिस के चेहरे पर पहले युद्ध में रहा होगा। अजनबी ने आगे कहा, मॉ और मेगिन्स कंपनी किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करती है। वे किसी प्रकार का कानूनी दायित्व स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं के सम्मान में वे आपको एक मुआवजे की राशि देना चाहते हैं। मिस्टर व्हाइट ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया, धीरे से खड़े हुए और भयभीत नजरों से आगंतुक की ओर देखा। उनके सूखे होठों ने बामुश्किल शब्द निकाले। कितने का? उत्तर आया, 200 पाउंड। पत्नी की चीख से बेखबर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक फीकी टूटी सी मुस्कान आई। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए, मानो अंधे होकर रास्ता टटोल रहे हों, और अगली ही क्षण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, नए और विशाल कब्रिस्तान में, जो उनके घर से करीब 2 मील दूर था। बूढ़े माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे को मिट्टी में दफना दिया। लौटते वक्त रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था, और जब वे घर पहुंचे तो वो घर, जो कभी हंसी से भरा रहता था, आज सिर्फ सन्नाटा और एक भारी खालीपन से गूंज रहा था। सब कुछ इतना अचानक हो गया था कि शुरुआत में तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे मानो किसी अनकहे इंतजार में जी रहे थे, जैसे अभी भी कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनके इस असहनीय दुख का थोड़ा सा बोझ कम कर दे। लेकिन दिन गुजरते गए और उस धुंधली सी उम्मीद की जगह अब सिर्फ स्वीकार कर लेने की थकान बची थी। बूढ़ी उम्र की वो बेबस चुप स्वीकृति, जिसे लोग अक्सर उदासीनता कहकर टाल देते हैं। अब वे दोनों बहुत कम बोलते थे, क्योंकि कहने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था। उनके दिन अब लंबे और खाली लगने लगे थे, धीमे, थकाऊ और बोझिल। लगभग 1 हफ्ते बाद की एक रात मिस्टर व्हाइट अचानक नींद से चौंक कर जाग गए। उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन पास कोई नहीं था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी खिड़की के पास से किसी के धीमे धीमे से सकने की आवाज आई। वो उठकर बैठे और बोले, वापस आ जाओ, ठंड लग जाएगी। मेरे बेटे के लिए तो और भी ज्यादा ठंड होगी। बूढ़ी औरत ने टूटे हुए स्वर में कहा, और अगली ही पल वो जोर से रो पड़ी। उनकी सिसकियां धीरे धीरे थम गई थी। बिस्तर गर्म था और बूढ़े की आंखों पर फिर से नींद उतरने लगी थी। वो आधा सो रहे थे, आधा जाग रहे थे। तभी अचानक एक उन्मत्त, दिल दहला देने वाली चीख ने उन्हें पूरी तरह जगा दिया। वो पंजा, मिसेस व्हाइट चीख रही थी। बंदर का पंजा। मिस्टर व्हाइट घबराकर उठ बैठे। क्या हुआ? कहाँ है वो? क्या बात है? अंधेरे में मिसेस व्हाइट संभलते हुए उनकी ओर बढ़ी। मुझे वो चाहिए। उन्होंने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा। आपने उसे नष्ट तो नहीं किया ना? वो ड्राइंग रूम में है, शेल्फ पर रखा हुआ। क्यों? क्या हुआ? मिसेस व्हाइट अचानक हंस पड़ी और उसी क्षण आंसू भी बह निकले। फिर वो झुककर प्यार से मिस्टर व्हाइट के गाल को चूम लेती है।
अभी अभी ख्याल आया। मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? आपने भी क्यों नहीं सोचा? मिस्टर वाइट घबराकर बोले। क्या नहीं सोचा? बाकी 2 इच्छाएं। हमने तो अब तक सिर्फ एक ही इच्छा मांगी है। क्या वो एक काफी नहीं थी? बूढ़े ने क्रोध से कहा। नहीं, हमें एक और इच्छा मांगनी है। जाओ, जल्दी जाओ, वो पंजा लेकर आओ और हमारे बेटे को फिर से जीवित करने की इच्छा मांगो। मिस्टर वाइट बिस्तर पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने घबराकर चादर एक ओर फेंक दी। हे भगवान, तुम ये क्या कह रही हो? उन्होंने भय और अविश्वास से भरी आवाज में कहा। मिसेज वाइट हाफते हुए बोली। उस पंजे को लाओ, जल्दी लाओ और इच्छा मांगो। मिस्टर वाइट ने कांपते हुए हाथों से माचिस जलाई और मोमबत्ती को रोशन किया। फिर बहुत धीरे, अस्थिर आवाज में कहा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? पहली इच्छा तो पूरी हुई थी ना, तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? वो तो बस इत्तेफाक था। जाओ, उसे लाओ और इच्छा मांगो। उसे गए हुए 10 दिन हो चुके हैं। और एक बात जो मैंने अब तक तुमसे नहीं कही थी, मैं उसे केवल उसके कपड़ों से ही पहचान पाया था। जब उस समय ही तुम्हारे लिए उसकी शक्ल देखना असहनीय था, तो अब जब लौट कर आएगा तो तुम कैसे सह पाओगी? मुझे मेरा बेटा वापस दो। जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में पाला, क्या मैं उससे डरूंगी? मिस्टर वाइट अंधेरे में धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। टटोलते हुए वे बैठक कमरे तक पहुंचे और फिर संभलते हुए आग के ऊपर वाली उस ऊंची शेल्फ की ओर बढ़े। वही तावीज रखा हुआ था। और ठीक उसी क्षण उनके भीतर एक भयानक डर उठा। ऐसा लगा जैसे यदि उन्होंने एक क्षण भी और सोचा तो उनका कटा फटा, टूटा बिखरा बेटा इसी अंधेरे में, इसी जगह उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वे भागने की हिम्मत भी जुटा पाते, उनका गला सूख गया, सांस अटकने लगी और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि डर ने उन्हें इतना जकड़ लिया है कि वे दरवाजे की दिशा तक भूल गए हैं। उनका पूरा सर पसीने से भीग चुका था। वे फिर दीवार का सहारा लेते हुए उस संकरे रास्ते तक पहुंचे। उनके हाथों में वो मनहूसी वस्तु कसकर दबी हुई थी। जब वे वापस कमरे में लौटे तो मिसेज वाइट का चेहरा उन्हें अलग सा लगा, बिल्कुल सफेद। आंखों में उत्सुकता की तीखी चमक थी। उन्हें देखकर मिस्टर वाइट एक पल को कांप उठे। जीवन में पहली बार अपनी ही पत्नी से वे डर गए। इच्छा मांगो। ये मूर्खता है, पाप है। मैंने कहा इच्छा मांगो। उसने कांपते हुए हाथों में तावीज उठाया और बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। तभी तावीज उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। मिस्टर वाइट उन्हें भयभीत नजरों से देखते रहे, फिर कांपते हुए धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उधर मिसेज वाइट की आंखों में एक बेचैन, लगभग धधकती सी चमक थी। वो तेजी से खिड़की तक गई और जोर से पर्दा उठा दिया। मिस्टर वाइट वहीं बैठे रहे, ठंडी हवा में कांपते हुए, हर थोड़ी देर में अपनी पत्नी की परछाई को देखते हुए, जो खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रही थी। मोमबत्ती अब लगभग बुझ चुकी थी। उसकी हल्की झिलमिलाहट दीवारों और छत पर कांपती हुई परछाइयां डाल रही थी। फिर एक झिलमिलाहट बाकी सबसे बड़ी हुई और अगले ही क्षण वो बुझ गई। मिस्टर वाइट के दिल में एक अजीब सी राहत की लहर दौड़ गई। शायद तावीज ने काम नहीं किया। वो धीरे से बिस्तर पर आकर लेट गए। कुछ देर बाद मिसेज वाइट भी चुपचाप और निरुत्साह होकर उनके पास आकर लेट गई। दोनों मौन रहे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और रात का भारी सन्नाटा था। अचानक सीढ़ियों से एक धप सी आवाज आई। फिर दीवारों के भीतर से एक चूहा कर्कश आवाज में दौड़ता हुआ गुजरा। अंधेरा अब भारी और घुटन भरा लगने लगा था। कुछ हिम्मत जुटाकर मिस्टर वाइट ने माचिस का डिब्बा उठाया, एक तीली जलाई और नीचे मोमबत्ती लेने चले गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, तीली बुझ गई। वे दूसरी तिल्ली जलाने से पहले रुक गए और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी धीमी, इतनी रहस्यमयी कि जैसे कोई परछाई दस्तक दे रही हो। माचिस उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मिस्टर वाइट एकदम स्तब्ध रह गए, जैसे सांस तक अटक गई हो। तभी वो दस्तक दोबारा गूंजी, धीमी, लेकिन इस बार कहीं अधिक साफ और खौफनाक। वो घबरा कर मुड़े और भागे सीधे अपने कमरे की ओर,
दरवाजा बंद कर लिया। तभी घर के भीतर तीसरी बार वो दस्तक गूंज उठी, इस बार कहीं ज्यादा जोर से। ये क्या था? मिसेस व्हाइट चौंक कर बैठ गई। एक चूहा। हाँ, एक चूहा था, सीढ़ियों पर मेरे पास से गुजरा था। और तभी एक भारी ठकठक पूरे घर में गूंज उठी। वो हर्बर्ट है, मेरा बेटा। हर्बर्ट वापस आ गया। मिसेस व्हाइट दरवाजे की ओर भागी, लेकिन मिस्टर व्हाइट उनसे पहले पहुंच गए और धीरे से उनकी बाहें थाम कर रोक लिया। वो मेरा बेटा है, हर्बर्ट। तुम ये क्या करने जा रही हो? मिसेस व्हाइट अपने पति की पकड़ धीरे से छुड़ाने की कोशिश करती हुई झटके से बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कब्रिस्तान तो 2 मील दूर है। आने में उसे इतना समय तो लग ही सकता है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? छोड़ो, मुझे दरवाजा खोलने दो। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। तुम अपने ही बेटे से डर रहे हो। मुझे जाने दो। मैं आ रही हूँ, हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। फिर एक और दस्तक हुई और उसके तुरंत बाद एक और। अचानक मिसेस व्हाइट ने झटके से अपनी बाहें छुड़ाई और कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। मिस्टर व्हाइट सीढ़ियों तक उनका पीछा करते हुए पहुंचे और बेबस होकर पुकारा। नीचे से उन्हें जंजीर की हल्की सी खनक सुनाई दी। फिर नीचे लगा बड़ा बोल्ट धीरे धीरे खिसकने लगा। तभी उसकी पत्नी की हाफती, कांपती हुई आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ऊपरी कुंडी, वो खुल नहीं रही। तुम नीचे आओ, मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रही। लेकिन मिस्टर व्हाइट अब फर्श पर रेंग रहे थे, घबराहट में, किसी चीज को टटोलते हुए। वो तावीज, अगर वे उसे समय रहते ढूंढ ले, इससे पहले कि वो बाहर से अंदर आ जाए। दरवाजे पर अब लगातार भारी और प्रचंड दस्तकें गूंजने लगी, जैसे पूरा घर किसी अदृश्य तूफान में हिल रहा हो। उसी शोर में मिस्टर व्हाइट को सुनाई दिया। उनकी पत्नी ने एक कुर्सी खिसकाई और उसे दरवाजे के सामने रख दिया। फिर मिस्टर व्हाइट ने कुंडी की चरमराती हुई आवाज सुनी। धीरे धीरे वो खुल रही थी और ठीक उसी पल उनके हाथ फर्श पर उस तावीज से टकराए। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे कसकर थाम लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस टूट चुकी थी और घबराहट में लगभग फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा। अचानक दरवाजे पर होती सारी दस्तकें एकदम थम गई, लेकिन उनकी गूंज अब भी पूरे घर में धड़कती सी महसूस हो रही थी। फिर मिस्टर व्हाइट ने नीचे से एक आवाज सुनी। कुर्सी को धीरे से खिसकाया गया और फिर दरवाजा खुला। अगले ही क्षण एक तेज ठंडी हवा का झोंका सीढ़ियों से ऊपर तक चला आया और तभी मिसेस व्हाइट की एक लंबी, तीखी, दिल चीर देने वाली चीख अंधेरे में गूंज उठी। एक ऐसी चीख जिसमें था निराशा का भार, टूटन का सन्नाटा और भय का समंदर। मिस्टर व्हाइट दौड़कर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे, फिर दरवाजे से बाहर की ओर देखने लगे। सड़क की दूसरी ओर लैंपपोस्ट की मध्यम रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी और उनके सामने बस एक शांत, बिल्कुल सुनसान सड़क पसरी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी दी मंकीज पॉ, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि किस तरह किस्मत के साथ खेलना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। 3 इच्छाएं जो दिखती है वरदान पर बन जाती है अभिशाप। मां का प्यार, पिता का पछतावा और भाग्य का रहस्य सब एक ही रात में खुल जाता है जब वो ये दस्तक देता है कब्र से लौटकर। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर रोमांच और सेहरन दोनों महसूस हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कहानी कंपास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे दुनिया के किसी और कोने से किसी और लेखक के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।